जय हिंद साथियों, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस विजन आईएएस के सीरीज में, जिसमें लोग पीटी 365 राज्य व्यवस्था एवं शासन कर रहे हैं। तो यह हमारा 8वां वीडियो लेक्चर होगा और उम्मीद करते हैं यह आखिरी वीडियो लेक्चर होगा। पिछले के 7 वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक इसके कर लिए थे। तो आप लोग उसे चाहिए प्लेलिस्ट में चेक कीजिए, आप लोग उससे भी मिल जाएगा। और यह हमारा 8वां वीडियो लेक्चर है। तो पहले के 7 वीडियो लेक्चर में आप लोग चेक कर सकते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। तो ये सारे टॉपिक लगभग सारे टॉपिक जो भी यहाँ पे दिए हुए हैं सब हम लोगों ने कर लिया। तो आज हमारा टॉपिक शुरू होगा और उम्मीद करते हैं कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा और आपको हमारी यह पहल कैसी लगी, यह भी ज़रूर लिखिएगा। और यह हमारा आखिरी वीडियो लेक्चर है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग से यह अनुरोध करते हैं कि आप लोग कमेंट में बताइएगा कि अगला वीडियो लेक्चर हम लोग किस पे बनाएं, मतलब कौन सा बुक उठाएं। जैसे ये राज्य व्यवस्था एवं शासन था, तो अगला कौन सा बुक उठाएं। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, फिर इकोनॉमिक्स हो गया, या और भी कोई और सब्जेक्ट हो जो आप लोग के नज़र में हो, जो इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम के लिहाज से। तो अगला टॉपिक कौन सा हो, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो हमारा हेडिंग यहाँ पे आ गया। देखिए, यह टॉपिक होगा गवर्नेंस या अभिशासन के महत्वपूर्ण पहलू, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस। तो इसमें कई सारे न्यूज़ थे जो कि पिछले 1 साल में चर्चा में बन गए, तो इसलिए यहाँ पे यह दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं। पहला न्यूज़ होगा शहरी स्थानीय निकाय, मतलब अर्बन लोकल बॉडीज़। मगर मैं इसे शुरू करने से पहले फिर से ये कहूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करके हमें अपना प्यार दिखाएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपने सभी मित्रों तक इस वीडियो को पहुँचाएं ताकि वो लोग भी इससे लाभान्वित हो सके। आइए पहला टॉपिक देखते हैं, यह सुर्खियों में क्यों रहा। शहरी निकाय, शहरी स्थानीय निकाय। तो हाल ही में दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 को अधिनियमित किया गया। इसमें दिल्ली के 3 नगर निकायों MCDs का विलय करके पुनः एक नगर निकाय गठित करने का प्रावधान किया गया। तो इसलिए यह न्यूज़ में आ गया। तो इसके अन्य तथ्य देखते क्या क्या है। तो दिल्ली नगर निगम संशोधन अधिनियम 2022 के द्वारा दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 में संशोधन किया गया है। इस संशोधन के द्वारा अधिनियम में 2011 के पहले से उस संशोधन को पूर्णतः निष्प्रभावी किया गया है, जिसके द्वारा दिल्ली नगर निगम को 3 अलग अलग नगर निकायों अर्थात उत्तर दक्षिण और पूर्वी दिल्ली नगर निगम में विभाजित किया गया था। इस विभाजन को सर्वप्रथम 1987 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित बालकृष्ण समिति की रिपोर्ट में प्रस्ताव किया गया था। हाल ही में 2001 में बृंद्र प्रकाश समिति की रिपोर्ट से इसे पुनः बल प्रदान किया गया था। संविधान के अनुच्छेद 239 AA के तहत संसद को किसी भी मामले पर कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें ऐसे विषय भी शामिल हैं जिन पर विधानसभा कानून बना सकती है। तो यह संसद के बारे में दिया हुआ है कि अनुच्छेद 239A के तहत संसद भी कानून बना सकती है ऐसे विषय पर जिसमें राज्य सरकार कानून बना सकती है, मतलब राजसूची पर भी। तो MCD अधिनियम 2022 के प्रमुख प्रावधान क्या क्या, आइए देख लेते हैं एक बार में। यह केंद्र सरकार को अलग अलग मामलों जैसे विनियमन बनाने, निगम द्वारा ऋण के समेकन मतलब कंसोलिडेशन की मंजूरी देने आदि के निर्धारण का अधिकार देता है। नगर निगमों में सीटों की कुल संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। फिर यह केंद्र सरकार को एकीकृत MCD की प्रथम बैठक होने तक निगम की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त करने का अधिकार देता है। फिर इसमें स्थानीय निकायों के निर्देशक से संबंधित प्रावधान को समाप्त कर दिया गया है। फिर अगला है बेहतर उत्तरदायी और परामर्शदात्री प्रशासन के लिए कहीं भी के आधार पर नागरिक सेवाओं हेतु ई-गवर्नेंस प्रणाली की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है। फिर MCD कमिश्नर को केवल केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह बनाया गया है। तो यह राज्य सरकार, यह मतलब दिल्ली के अधीन जवाबदेही नहीं होगा, यह डायरेक्ट केंद्र सरकार के प्रति जवाबदेह होगा। तो नगर निगमों के बारे में यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, आइए इसे देख लेते हैं। नगर निगम भारत में शहरी स्थानीय स्तर पर संचालित सरकार का एक रूप है जो 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर निगमों के विकास के लिए कार्य करती है। इन्हें महानगर पालिका, नगर पालिका, नगर निगम या नगर निगम परिषद आदि भी कहा जाता है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि इसकी क्या है। तो पहला नगर निगम 1688 में मद्रास में स्थापित किया गया था। इसके बाद 1726 में बम्बई और कलकत्ता में इस तरह के नगर निगमों की स्थापना की गई थी। तो सबसे पहला अगर पूछा जाए तो 1688 में मद्रास, और फिर दूसरा तीसरा कौन सा है तो 1726 में बम्बई और कलकत्ता। भारत के वायसराय लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 ने नगर निगमों के निर्वाचन की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें भारत का स्थानीय स्वशासन का पिता के रूप में जाना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन के पिता कौन होंगे तो लॉर्ड रिपन हो जाएंगे।
एक सामान्य ढांचा प्रदान करने और स्व शासन की प्रभावी इकाइयों के रूप में कार्य करने हेतु शहरी स्थानीय निकायों यूएलबीज को सुदृढ़ करने के लिए 74वें संशोधन अधिनियम 1992 को अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा संविधान में भाग 9A शामिल किया गया, जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं के प्रशासन से संबंधित है। तो ठीक है, 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा लाया गया था। इसमें राजस्व के स्रोतों में संपत्ति कर, जल कर, पेशेवर कर, ड्रेनेज टैक्स आदि और राज्य सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान शामिल हैं। नगर निगमों के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। इन सदस्यों को पार्षद के रूप में जाना जाता है। नगर निगमों के निर्वाचन आयोग के मार्गदर्शन, निर्देशन, अधिकरण और नियंत्रण में आयोजित की जाती है। राज्य में नगर निगमों की स्थापना संबंधित राज्य विधानसभाओं के अधिनियमों द्वारा और संघ राज्य क्षेत्रों में भारत की संसद के अधिनियमों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो अगला हेडिंग है स्थानीय स्वशासन की संख्याओं की लेखा परीक्षा, मतलब ऑडिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। या न्यूज़ में क्या आ गया, क्यों आ गया, तो आइए देखते हैं सुर्खियों में क्यों। कैग जिला स्तर तक अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की योजना बना रहा है। इसके पीछे उद्देश्य त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं PRIs की लेखा परीक्षा व्यवस्था पर नियंत्रण स्थापित करना है। तो कैग पहले केंद्र और राज्य सरकार की देखरेख करता था, अब यह जिला स्तर के लिए भी इसे बाध्यकारी बनाया जा रहा है। फिर अन्य संबंधित तथ्य से देखते कौन कौन सा। तो वर्तमान में कैग का कार्यकाल राज्य के राजधानियों में स्थित है। कैग का महालेखागार कार्यालय राज्य सरकारों के लेखाओं के लेखा परीक्षण के लिए जिम्मेदार है। सरकारी विभाग संचित निधि से धन प्राप्त करते हैं, जबकि PRIs बैंक या राजकोष ट्रेजरी में बनाए गए अलग खातों से धन प्राप्त करते हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार कैग ने अब सभी सरकारी खर्चों की निगरानी के लिए अपने संवैधानिक अधिकारों का उपयोग करने का फैसला किया है, भले ही व्ययों के लिए धन संचित निधि से या राजकोष से निकाला गया हो। तो कैग अब सभी सरकारी खर्चों पर निगरानी रखेगा। PRIs नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य शक्ति तथा सेवा की शर्तें अधिनियम 1971 के तहत लेखा परीक्षा के दायरे में आता है। फिर स्थानीय स्वशासन और इसकी लेखा परीक्षा के बारे में यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। तो संसद ने 1992 में 73वें और 74वें संविधान संशोधन परिषद पारित किया था। इसने राज्य सरकारों के लिए प्रत्येक क्षेत्र में पंचायतों, गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर तथा नगर पालिकाओं, नगर निगमों, नगर परिषद व नगर पंचायतों के रूप में का गठन करना अनिवार्य कर दिया था। इसने स्थानीय सरकारों को कार्यों, फंड्स और अधिकारों के हस्तांतरण के जरिए संघीय ढांचा में शामिल शासन के तीसरे स्तर की स्थापना की थी। संवैधानिक प्रावधान कौन कौन सा। तो अनुच्छेद 243J किसी राज्य का विधानमंडल कानून के माध्यम से पंचायतों द्वारा खाते के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा। अनुच्छेद 243Z किसी राज्य की विधानमंडल कानून के माध्यम से नगर पालिकाओं द्वारा खाते के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के बारे में प्रावधान कर सकेगा। तो दोनों अनुच्छेद ध्यान में रखना, 243J और 243Z। और यहाँ पर देख लेते हैं भारतीय नियंत्रक लेखा परीक्षक मतलब कैग के बारे में। तो इसकी नियुक्ति कौन करता है। तो राष्ट्रपति करती है। यह एक संवैधानिक निकाय है। कार्यकाल इसका क्या हुआ। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, इनमें से जो भी पहले हो। सेवा शर्तें क्या हो जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश के समान होंगी इसकी सेवा शर्तें। कार्य इसके क्या होगा। तो कैग संघ तथा राज्यों तथा विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश की लेखाओं मतलब प्राप्ति और व्यय की लेखा परीक्षा ऑडिट करता है। वह ऐसे प्राधिकरणों या निकायों के लेखाओं का ही लेखा परीक्षा करता है जिन पर संसद के कानून लागू होते हैं या जो केंद्र या राज्यों के राजस्व से वित्त पोषित हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखते हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन को ऑडिट या लेखा परीक्षा का विकास क्रम कैसे कैसे इसका विकास हुआ। स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग, इसका गठन पहली बार 1980 में नगर पालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के खातों की लेखा परीक्षा हेतु किया गया था। लेखा परीक्षा का काम वित्त विभाग का एक अधिकारी द्वारा किया गया था। उसे महालेखाकार का कार्यालय से जुड़े स्थानीय खातों के लेखा परीक्षण के रूप में नियुक्त किया गया था। रिपन के रेजोल्यूशन 1882 इसमें क्या था। तो इसके तहत स्थानीय स्वशासन की योजना द्वारा नगर पालिका संस्थाओं का विकास किया गया जो प्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में थे। 1921 में के सुधार, स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा को एक प्रांतीय विषय बना दिया गया। 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद
लेखा परीक्षा और लेखांकन का कार्य राज्य के कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाना तय किया गया। तो यह सभी क्या के बारे में यहाँ पे था। अगला हेडिंग है भारत में भूमि अभिलेख का डिजिटलीकरण, मतलब डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड इन इंडिया। तो यह सुर्खियों में क्यों आ गया, तो भारत में भूमि अभिलेख के डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से स्थानीय स्वर स्थापित करने और उपपंजीयक कार्यालयों में इंटरनेट की गति बढ़ाने के लिए कहा। तो डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम, इसके तहत क्या क्या किया जा रहा है, तो सरकार डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख अधिकरण कार्यक्रम DILRMP के तहत एक ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली स्थापित करने की भी योजना बना रही है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय गृह विकास मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। तो DILRMP के बारे में यहाँ पर कुछ दिया हुआ, आइए देख लेते हैं। यह 2016 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्र की एक योजना है। DILRMP के 3 प्रमुख घटक है, कौन कौन से, तो भूमि अभिलेखों का कंप्यूटरीकरण, सर्वेक्षण या पुनः सर्वेक्षण और पंजीकरण का कंप्यूटरीकरण। यह 3 इसके मुख्य प्रमुख घटक हैं। आइए इसके उद्देश्य के बारे में देखते हैं। DILRMP के उद्देश्य कौन कौन से हैं, तो यह देखते हैं। अपडेट किए गए भूमि अभिलेख मतलब रिकॉर्ड की एक प्रणाली शुरू करना, स्वचालित और स्वतः दाखिल खारिज नामांतरण की शुरुआत करना और लिखित एवं स्थानीय रिकॉर्ड का एकीकरण करना, राजस्व व पंजीकरण के बीच आपसी जुड़ाव की एक प्रणाली शुरू करना, वर्तमान विलेख या डीड्स पंजीकरण और अनुमानित स्वामित्व अधिकार वाली प्रणाली के स्थान पर स्वामित्व अधिकार की गारंटी वाली निर्वादित स्वामित्व अधिकार की प्रणाली की शुरुआत करना, यह इसके उद्देश्य हैं। भारत में भूमि के स्वामित्व को कैसे मान्यता दी जाती है, यह देख लेते हैं एक बार में। भारत में भू स्वामित्व को अलग अलग दस्तावेजों के माध्यम से मान्यता दी जाती है। रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स मतलब अधिकार अभिलेख, इसमें भूमिधारक का नाम, भूखंडों की संख्या और उनका आकार तथा राजस्व दर, कृषि भूमि के लिए जैसे विवरण शामिल होते हैं। फिर पंजीकृत बिक्री भूमि मतलब रजिस्टर्ड सेल डीड, इससे यह साबित हो सकता है कि संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को बेची गई है और ऐसी बिक्री पर करों का भुगतान किया गया है। सर्वेक्ष दस्तावेज या भूसंपत्ति की सीमाओं और क्षेत्रफल को दर्शाता है। इससे यह भी साबित हो जाता है कि उक्त संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड में सूचीबद्ध है। संपत्ति कर की रसीदों से भी भू स्वामित्व का पता चलता है। डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए किए गए अन्य उपाय, तो इसके अन्य उपाय क्या हैं, तो राष्ट्रीय सामान्य दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली, नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम NGDRS या पंजीकरण प्रणाली के लिए NIC द्वारा विकसित एक इन हाउस उन्नत सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। विशिष्ट भूखंड पहचान संख्या प्रणाली ULPIN, यह 14 अंकों की एक पहचान संख्या है जो देश में प्रत्येक भूखंड को आवंटित की जाती है। यह संख्या भूखंड को कानों के भू संदर्भित निर्देशकांकों पर आधारित है। भू नक्शा यह डिजिटल भू संपत्ति मानचित्र का एक साधन है। स्वामित्व अर्थात गांव के सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्र स्वामित्व। इस योजना का उद्देश्य ड्रोन जैसी नवीनतम सर्वेक्षण तकनीकों का उपयोग कर ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाली भूमि की समीकरण करना और रिकॉर्ड से संपत्ति कार्ड प्रदान करना है। संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में किसी भी भाषा में रिकॉर्ड ऑफ रिकॉर्ड्स उपलब्ध किया जा सकता है। राजस्व स्तर का प्रयास भूमि परियोजना यह केंद्र और कर्नाटक सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित एक परियोजना है। इसका उद्देश्य कर्नाटक में कागजी भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण करना और भूमि रिकॉर्ड में हुए परिवर्तन को दर्ज करने के लिए एक सॉफ्टवेयर प्रणाली तैयार करना। फिर तेलंगाना की धरती परियोजना, यह ROR डेटा को व्यक्तिगत भूखंड के मानचित्रों के साथ एकीकृत करती है। अगला टॉपिक है सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण, मतलब लोकलाइजेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDGs। तो हम लोग जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में भारत काफ़ी पिछड़ा हुआ, इसलिए इसका लोकलाइजेशन किया जा रहा है ताकि इसमें भारत की रैंक सुधर सके। आइए इसमें सुर्खियों में क्या रहा देखते हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP के सतत विकास लक्ष्यों का स्थानीयकरण पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।
तो एसडीजीज तथा उनके स्थानीयकरण के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, आइए देख लेते हैं क्या क्या है। तो एसडीजीज 17 सतत विकास लक्ष्यों, एसडीजीज के एक समुच्चय है। यह लक्ष्य गरीबी उन्मूलन, असमानता और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष तथा 2030 तक जलवायु परिवर्तन से निपटने से संबंधित है। एसडीजीज को 2015 में संयुक्त राष्ट्र सतत विकास शिखर सम्मेलन में अपनाया गया था। एसडीजीज का स्थानीयकरण एसडीजी की प्राप्ति में उपराष्ट्रीय संदर्भों को ध्यान में रखने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसमें निम्नलिखित भी शामिल है। कौन कौन से शामिल है देखते हैं। तो स्थानीय विकास नीति के लिए एक ढांचा प्रदान करने हेतु एसडीजीज का उपयोग करना और यह पहचान करना कि स्थानीय और क्षेत्रीय सरकारों की बॉटम अप कार्रवाइयाँ एसडीजीज की प्राप्ति का समर्थन कैसे कर सकती है। एसडीजीज के स्थानीयकरण हेतु किए गए प्रयास, तो क्या क्या प्रयास है देखते हैं। भारत में एसडीजीज का क्रियान्वयन हेतु समग्र समन्वयन नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया या नीति आयोग द्वारा किया जाता है, जिसके 2 अधिदेश हैं। तो देश में एसडीजीज के अंगीकरण तथा निगरानी का निरीक्षण करना और राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच प्रतिस्पर्धा एवं सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। इसके लिए नीति आयोग ने 2018 में वार्षिक एसडीजी इंडिया इंडेक्स की शुभारंभ किया था। यह एसडीजी और एसडीजीज के स्थानीयकरण पर 8 चरणों के माध्यम से राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रगति की निगरानी करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं एसडीजीज के बारे में क्या दिया हुआ है। एसडीजीज का स्थानीयकरण से लाभ, तो इससे लाभ क्या क्या होगा। तो सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद, मतलब विभिन्न स्तरों पर सरकारें अलग अलग जिम्मेदारियां निभाती है। स्थानीयकरण प्रत्येक स्तर को अपनी भूमिका निभाने में सक्षम बनाता है। इससे राज्य स्तर पर स्वास्थ्य प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित मिलेगा। फिर स्थानीयकृत समाधान, एक ही नियम सब चीज़ों पर लागू नहीं होता। इस दृष्टिकोण को अपनाने से स्थानीय समाधान विकसित करने में सहायता मिलेगी। एक दूसरे से सीखने की सुविधा, राज्य स्तरीय स्थानीय संस्थाएं एक दूसरे से सीख सकती है। फिर सरकार की क्षमता में सुधार, सरकार के सभी स्तर को अपनी क्षमता में सुधार करने का अवसर मिलता है। उदाहरण के लिए सांख्यिकीय क्षमता। फिर देख लेते हैं संबंधित तथ्य, तो एसडीजी से संबंधित तथ्य या फिर इससे क्या है देख लेते हैं। पंचायती राज मंत्रालय MOPR ने सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण LSDG के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो गुजरात के आनंद स्थित ग्रामीण प्रबंधन संस्था के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। इसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं PRIs के माध्यम से एसडीजीज के स्थानीयकरण के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना GPDP में सहयोग करना है। पंचायती राज मंत्रालय GPDP के माध्यम से पहचाने गए उन एसडीजीज के संबंध में कार्रवाई कर रहा है, जिसमें संबंधित एसडीजीज को प्राप्त करने के लिए अलग अलग योजनाओं को सम्मिलित करने की भागीदारीपूर्ण नियोजन शामिल है। GPDP प्रक्रिया का उद्देश्य ग्राम पंचायतों से संबंधित लक्ष्यों को पूरा करना है। इसमें शामिल है आर्थिक विकास प्राप्त करना और जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यह हो गया। फिर अगला हेडिंग है स्पोर्ट्स गवर्नेंस या लेखा अभिशासन। स्पोर्ट्स गवर्नेंस, तो यह सुर्खियों में क्यों रहा। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के मामले पर सुनवाई करते हुए प्रशासकों की सम्मति COA को भंग कर दिया। इसके बाद फीफा परिषद ब्यूरो ने AIFF पर लगा हुआ निलंबन हटा लिया है। तो यहाँ पे देख लेते हैं खेल संहिता क्या क्या है। तो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के लिए मुख्य आवश्यकताएं, तो क्या क्या आवश्यकता है। तो कानूनी स्थिति या साझेदारी, फर्म के स्वामित्व की बजाय स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत निकाय होनी चाहिए। दूसरा है दर्जा और मान्यता, इसके मुख्य खेलों के लिए सर्वोच्च निकाय होना चाहिए। साथ ही इसे अंतर्राष्ट्रीय या एशियाई फेडरेशन और AIOA में मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तीसरा है आंतरिक आवश्यकताएं, लिखित संविधान होना चाहिए, 3 वर्षों से अस्तित्व में होना चाहिए तथा कम से कम 2/3 राज्यों या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में इकाई हो। चौथा है चुनाव, निष्पक्ष, पारदर्शी और लोकतांत्रिक रूप से चुनाव होना चाहिए। पांचवा है आयु और कार्यकाल की सीमा, सभी पदाधिकारियों के लिए अधिकतम आयु 70 वर्ष निर्धारित की जानी चाहिए। इसके अलावा पदाधिकारियों के कार्यकाल का विनियमन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए अध्यक्ष के लिए
अवकाश लेने और न लेने पर भी 12 वर्षों का कार्यकाल। 6 नंबर है खिलाड़ियों का प्रतिनिधित्व। संगठन में प्रमुख खिलाड़ी के सदस्यों के रूप में शामिल किया जाना चाहिए। 7वां है कार्यकाल और लेखा। दिल्ली में इसका एक कार्यालय होना चाहिए। साथ ही सभी वार्षिक वित्तीय विवरणों का उचित लेखा जोखा बनाए रखा जाना चाहिए। 8वां है अन्य। निष्पक्ष और पारदर्शी चयन प्रक्रिया होना चाहिए। सभी खिलाड़ियों का नियमित डोपिंग टेस्ट किया जाना चाहिए। आयु संबंधी धोखाधड़ी को रोका जाना चाहिए और आरटीआई का पालन किया जाना चाहिए। ठीक है, तो अन्य संबंधित तथ्य, तो इससे अन्य संबंधित तथ्य क्या क्या है देख लेते हैं। प्रशासकों की समिति COA की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट ने ही की थी। इस समिति का कार्य AIFF के मामले का प्रबंधन करना था। साथ ही इसे राष्ट्रीय खेल संहिता और आदर्श दिशा निर्देश के अनुरूप AIFF के संविधान का निर्माण करने का कार्य भी सौंपा गया था। AIFF पर लगे निलंबन को समाप्त करने के लिए फीफा ने यह अनिवार्य शर्तें रखी थी कि COA को भंग किया जाए। इसका कारण यह था कि इस समिति का AIFF के दैनिक मामलों में पूर्ण नियंत्रण था। AIFF का प्रशासन में किसी तीसरे पक्ष के अनुचित प्रभाव को देखते हुए फीफा ने इसे निलंबित कर दिया था। तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप को फीफा कानून की गंभीर उल्लंघन माना जाता है। भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस एवं प्रशासन, तो क्या है देख लेते हैं। भारत में निरीक्षण की प्रक्रिया और डायरेक्शन के सामान्य तौर पर 2 पक्ष हैं। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय इस तरह के अधीनस्थ संगठन जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण तथा ओलंपिक चार्टर के तहत आने वाले खेल संगठन जैसे भारतीय ओलंपिक संघ, राज्य ओलंपिक संघ और राष्ट्रीय खेल संघ NSF आदि। क्रिकेट जैसे गैर ओलंपिक खेलों से संबंधित संगठनों जैसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का उनसे संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघों से प्रत्यक्ष संबंध है। यहाँ पे देख लेते हैं इंफोग्राफिक में क्या है। तो भारत में स्पोर्ट्स गवर्नेंस के लिए संस्थागत ढांचा, तो वित्तीय सहायता और खेल अवसंरचना IOA इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन, उससे हो जाएगा SOA, फिर NSF, फिर SFS। खेलों का आयोजन MYAS, फिर SAI, फिर खेल संस्था और परिषद केंद्र। ओलंपिक चार्टर द्वारा मान्यता प्राप्त स्वायत्त निकाय, तो इसकी मुख्य भूमिका क्या हो जाएगी। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, स्थानीय खेल आयोजनों का संचालन करना और देश में खेलों का बढ़ावा देना। सरकारी निकाय की मुख्य भूमिका क्या हो जाएगी। तो खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना, वित्तीय सहायता प्रदान करना और क्षमता निर्माण को बढ़ावा देना। इससे संबंधित तथ्य कौन कौन से हो जाएंगे देख लेते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि वह भारतीय राष्ट्रीय खेल विकास संहिता NSDCI का पालन नहीं करने वाले खेल निकायों को वित्तीय पोषण बंद करे। इस आदेश ने केंद्र को उन राष्ट्रीय खेल संघों NSFS के अनुदान, निधि और संरक्षण देने से रोक दिया है जो NSDCI 2011 का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। 2014 में दिल्ली हाईकोर्ट ने NSDCI के खेल निकायों के लिए देश का कानून लॉ ऑफ द लैंड घोषित किया था। NSDCI राष्ट्रीय खेल संघ के लिए 1975 में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदर्शों का एक सेट है। NSDCI खेलों के प्रचार और विकास में शामिल अलग अलग एजेंसियों की जिम्मेदारी के क्षेत्रों को परिभाषित करता है। यह संहिता के तहत कवरेज के लिए पात्र NSF की पहचान करता है, साथ ही उनकी प्राथमिकता निर्धारित करता है। यह फेडरेशन द्वारा अनुपालन की जाने वाली प्रक्रियाओं का विवरण देता है। यह सरकारी मान्यता और अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्रता की शर्तों को वर्णित करता है। NFS अनुशासन के समग्र प्रबंधन, निर्देशन, नियंत्रण, विनियमन, पदोन्नति, विकास और स्पॉन्सरशिप के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार तथा जवाबदेह है। इन्हीं आधारों पर इन्हें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा मान्यता प्रदान की जाती है। अगला हेडिंग जो सुर्खियों में रहा हुआ है, एक भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी का इस्तीफा और उसकी पुनर्बहाली का नियम, रूल फॉर रिजिग्नेशन एंड रीइंस्टेटमेंट ऑफ एन इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS ऑफिसर। सुर्खियों में क्यों रहा। तो 2019 में IAS पद से इस्तीफा देने वाले एक अधिकारी का पुनर्बहाल कर दिया गया है। तो इससे अन्य संबंधित क्या क्या, तो अखिल भारतीय सेवा IAS
भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस और भारतीय वन सेवा को किसी एक अधिकारी का इस्तीफा अखिल भारतीय सेवा मृत्यु सह सेवानिवृत्ति लाभ नियम 1985 डेथ कम रिटायरमेंट बेनिफिट डीसीआरबी के नियम 5(1) और 5(1)(a) द्वारा शासित होता है। अन्य केंद्रीय सेवाओं से संबंधित अधिकारियों के इस्तीफे के लिए भी इस तरह का नियम है। इस्तीफा प्रस्तुतिकरण के बाद वापस लेने का नियम, तो क्या नियम है देख लेते हैं। डीसीआरबी नियमों 2011 में संशोधित के अनुसार केंद्र सरकार किसी अधिकारी को जनहित में अपनी इस्तीफा वापस लेने की अनुमति दे सकता है यदि कोई अधिकारी जिसने अपना इस्तीफा प्रस्तुत किया है समक्ष प्राधिकारी द्वारा उसकी स्वीकृति से पहले उसे वापस लेने की लिखित सूचना भेजता है तो इस्तीफा स्वतः वापस ले लिया गया समझा जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा इस्तीफा वापस लेने का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि एक सदस्य किसी भी राजनीतिक दल या किसी संगठन से जुड़ा हो और राजनीति में भाग लेता हो, एक सदस्य किसी भी राजनीतिक आंदोलन या राजनीतिक गतिविधि में भाग लेता हो या किसी अन्य तरीके से सहायता करता है या किसी विधायिका या स्थानीय प्राधिकरण के चुनाव के संबंध में प्रचार करता है या अपने प्रभाव का उपयोग करता है या भाग लेता है। एक आईएएस अधिकारी का इस्तीफा प्रस्तुत किया जाना चाहिए। कैसे? तो राज्य में सेवारत अधिकारी के मामले में राज्य के मुख्य सचिव के समक्ष या एक अधिकारी जो केंद्र प्रतिनियुक्ति पर है के मामले में संबंधित मंत्रालय या विभाग के सचिव के समक्ष संबंधित संवर्ग या राज्य की अनुशंसा प्राप्त करने के बाद ही सक्षम प्राधिकारी अर्थात केंद्रीय सरकार अधिकारी के इस्तीफे पर विचार करती है। ये समक्ष प्राधिकारी हैं कौन कौन से? तो आईएएस से संबंध में क्रमिक और प्रशासनिक विभाग डीओपीटी में राज्य मंत्री, आईपीएस के संबंध में गृह मंत्री और वन सेवा के संबंध में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री। तो ये 7वां टॉपिक अगला है सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय मानक नेशनल स्टैंडर्ड फॉर सिविल सर्विस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन NSCSTI। तो यह सुर्खियों में क्यों रहा? तो हाल ही में क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय ने NSCSTI के लिए राष्ट्रीय मानकों की शुरुआत की है, तो इसलिए यह सुर्खियों में रह गया। तो NSCSTI के बारे में क्या है देख लेते हैं। NSCSTI को क्षमता निर्माण आयोग CBC के मुख्यालय में विकसित किया गया है। इसके साथ राष्ट्रीय मानकों के लिए अप्रोच पेपर और वेब पोर्टल का भी उद्घाटन किया गया है। भारत में ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन गया, यह ध्यान रखिएगा। इसमें राष्ट्रीय स्तर पर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए मानक बनाने हेतु एक अनूठा मॉडल प्रस्तुत किया गया है। भारत में उच्चतर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और पर्यावरण के क्षेत्र में मानक एवं प्रत्यायन पहले से ही मौजूद है। ये मानक 21वीं सदी की उभरती चुनौतियों से निपटने में सिविल सेवकों की मदद करने के लिए केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थाओं CTIS को सक्षम करेंगे। तो NSCSTI के उद्देश्य क्या क्या देख लेते हैं। NSCSTI केंद्र प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उनकी वर्तमान क्षमता, उनकी गुणवत्ता और प्रशिक्षण देने की क्षमता को बढ़ाने तथा प्रशिक्षण के लिए मानकों में सामंजस्य बैठाने के लिए एक आधार तैयार करेगी। यह प्रशिक्षण संस्थाओं के लिए उत्कृष्टता की दिशा में प्रयास करने की आकांक्षाओं को भी निर्धारित करेगा। तो इसके उद्देश्य याद होते हैं। आइए और देख लेते हैं। सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्था के लिए राष्ट्रीय मानक उत्कृष्टता के 8 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो प्रशिक्षण के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता है, संकाय विकास है, संसाधन लक्ष्य है, डिजिटलीकरण है, प्रशिक्षु सहायता है, सहयोग है, प्रशिक्षण मूल्यांकन है और संचालन और शासन है। क्षमता निर्माण आयोग कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन यह क्या है? तो यह देख लेते हैं। यह पूर्ण कार्यकारी और वित्तीय स्वायत्ता वाली एक स्वतंत्र निकाय है। इसका गठन 2011 में भारत के राज्यपाल के माध्यम से की गई थी, राजपत्र के माध्यम से की गई थी। संरचना क्या हुआ? तो CBC में 3 सदस्य होते हैं। इसकी सहायता एक आंतरिक सचिवालय करती है। इस सचिवालय का प्रमुख भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर का एक अधिकारी होता है जिसे CBC के सचिव के रूप में नामित किया जाता है। तो CBC के कार्य क्या क्या हैं देख लेते हैं। इस आयोग का मुख्य कार्य सहयोग और आपसी साझेदारी के आधार पर क्षमता निर्माण के लिए विश्वसनीय एवं एकीकृत दृष्टिकोण को विकसित करना है। विभागों, मंत्रालयों और एजेंसियों की वार्षिक क्षमता निर्माण योजनाओं की तैयारी को सुगम बनाता है। सिविल सेवाओं की स्थिति नामक वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना। इस मिशन के लिए नॉलेज
पार्टनर्स को मंजूरी देना, क्षमता निर्माण पहल पहल के लिए एक सामंजस्यपूर्ण व समन्वित दृष्टिकोण को विकसित करना। देख लेते सिविल सेवाओं में कामकाज के लिए सुधार के लिए की गई पहले, तो कौन कौन सी पहल हैं देख लेते हैं। मिशन कर्मयोगी या एक एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण आई गोट पोर्टल है। इसके तहत सभी सरकारी कर्मचारी को उनकी रैंक को ध्यान में रखे बिना उनके कार्य क्षेत्रों के आधार पर नियंत्रण प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसका उद्देश्य न्यू इंडिया के विजन के अनुसार एक उचित दृष्टिकोण, कौशल और ज्ञान के साथ भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा का निर्माण करना है। फिर आरंभ, इसे भारत सरकार ने शुरू किया है। यह सिविल सेवकों के प्रशिक्षण के लिए प्रथम कॉमन फाउंडेशन पाठ्यक्रम है। अगला है राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति। इसे 1996 में अपनाया गया था और 2012 में इसकी समीक्षा की गई। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं, कौन कौन से उद्देश्य देख लेते हैं। तो नागरिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्तरदायी एवं पेशेवर, निष्पक्ष और कुशल सिविल सेवा तैयार करना। यह सुनिश्चित करना कि सिविल सेवकों के पास आवश्यक ज्ञान, कौशल और दृष्टिकोण हो जिससे वे अपने निर्धारित कार्यों को करने में सक्षम हो। अगला है लैटरल एंट्री। इसके तहत केवल पदोन्नति के माध्यम से नियमित सिविल सेवकों की नियुक्ति करने के बजाय प्रशासनिक पदानुक्रम के माध्यम से वरिष्ठ स्तर पर संबंधित कार्यक्षेत्र के विशेषज्ञों को प्रत्यक्ष रूप से शामिल किया जाता है। अगला महत्वपूर्ण टॉपिक है अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियाँ, मतलब अदर इम्पॉर्टेंट न्यूज़। तो पिछले एक साल के घटनाक्रम में अन्य जो भी महत्वपूर्ण न्यूज़ थे उनके बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो पहला हेडिंग देख लेते हैं क्या है। तो पुलिस आयुक्त प्रणाली, पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त प्रणाली PCS लागू की जाएगी। पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने का निर्णय जनसंख्या वृद्धि, धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व, पर्यटन, बेहतर पुलिस व्यवस्था और कानून एवं व्यवसाय बनाए रखने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। यह प्रणाली लागू करने के पहले दंड प्रक्रिया संहिता CRPC के नियमों के अनुसार उपयुक्त जिला को महानगरीय शहर घोषित किया जाएगा। इससे पहले लखनऊ और नोएडा तथा इसके बाद कानपुर एवं वाराणसी में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित की गई थी। पुलिस आयुक्त प्रणाली PCS और दोहरी कमान प्रणाली CDS दोनों में अंतर क्या क्या देख लेते हैं। तो पुलिस आयुक्त CP एकीकृत पुलिस कमान संरचना का प्रमुख होता है। वह शहर में पुलिस बल की कार्यप्रणाली के लिए उत्तरदायी होता है तथा राज्य सरकार व राज्य पुलिस प्रमुख के प्रति जवाबदेह होता है। CP के पद पर उप महानिरीक्षक या उसके ऊपर के रैंक वाले अधिकारी की नियुक्ति की जाती है। उसे विशेष संयुक्त अपर उपर्युक्त द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। ऐसे पुलिस अधिकारी के पास निवारक गिरफ्तारी CRPC अधिनियम की धारा 144 लागू करने और आवश्यकता अनुसार कार्यवाही शुरू करने की शक्ति होती है। इस पद को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की शक्ति व कर्तव्य भी प्राप्त होते हैं। ये शक्तियाँ विनियमन, नियंत्रण और लाइसेंसिंग से संबंधित होते हैं। पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए गठित अलग अलग समितियों ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली स्थापित करने की सिफारिश की है। फिर दोहरी कमान प्रणाली CDS, यह देखते हैं इसके बारे में क्या है। तो इस प्रणाली के तहत जिला में जिला मजिस्ट्रेट DM और पुलिस अधीक्षक SP शक्तियों एवं जिम्मेदारियों को साझा करते हैं। तो DM को गिरफ्तारी वारंट व लाइसेंस जारी करने का कार्य सौंपा जाता है, जबकि SP के पास अपराध की जांच करने और गिरफ्तारी करने की शक्ति एवं जिम्मेदारी होती है। इस व्यवस्था को शक्तियों के केंद्रीकरण को कम करने और जिला स्तर पर पुलिस को DM के प्रति अधिक जवाबदेह बनाने के लिए स्थापित किया गया है। अगला न्यूज़ है प्रोबेटी पोर्टल PP। क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग DOPT ने एक नया पुनर्निर्मित प्रोबेटी पोर्टल लॉन्च किया है। प्रोबेटी का आशय ईमानदारी, सत्यनिष्ठा, शुचिता, पारदर्शिता और सच्चरित्रता जैसे मजबूत नैतिक सिद्धांतों को अपनाने तथा उसकी संख्या से उसका सख्ती से पालन करना है। प्रोबेटी पोर्टल को 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सभी मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त संगठनों, सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों से निम्नलिखित के संबंध में डेटा प्राप्त करना है। अभियोजन, प्रोसिक्यूशन की मौजूदगी के लिए लंबित मामलों की संख्या,
रजिस्ट्रेशन, स्थानांतरण नीति का क्रियान्वयन और दंडात्मक अनुशासनात्मक कार्रवाइयों की संख्या। DOPT में अब इस पोर्टल का एक नया रूप दिया गया है। इसमें उपयोगकर्ताओं के अनुभव को और बेहतर बनाने के लिए अन्य अनेक नई विशेषताओं को जोड़ा गया है। फिर अगला हेडिंग रहा मेघालय उद्यम स्थापत्य परियोजना, मेघालय इंटरप्राइज आर्किटेक्चर प्रोजेक्ट मेघाई। हाल ही में मेघाई की ई प्रस्तावना प्रणाली ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम WSIS 2022 प्राप्त किया है। मेघाई परियोजना का उद्देश्य डिजिटल प्रौद्योगिकी की शक्ति का उपयोग करने वाले लोगों के लिए सेवा वितरण और अभिशासन में सुधार करना। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मेघालय सरकार ने संयुक्त रूप से लॉन्च किया था। इसका लक्ष्य 2030 तक मेघालय को एक उच्च आय वाला राज्य बनाना है। यह अपनी तरह की पहली परियोजना है जो भारत के राष्ट्रीय उद्यम स्थापत्य INDEA फ्रेमवर्क पर आधारित है। मेघाई के 6 स्तंभ कौन कौन से यह देख लेते। तो गवर्नेंस है पहला, दूसरा मानव संसाधन, तीसरा उद्यमशीलता, चौथा प्राथमिक क्षेत्र, पांचवा अवसंरचना और छठा है पर्यावरण। अगला टॉपिक इंटरनेट के परिभाषा पर वैश्विक घोषणा पत्र, ग्लोबल डिक्लेरेशन और फ्यूचर ऑफ इंटरनेट, फ्यूचर ऑन इंटरनेट। यह घोषणा पत्र इंटरनेट और डिजिटल प्रौद्योगिकी के लिए सकारात्मक दृष्टि के विकास हेतु भागीदारों के बीच एक राजनीतिक प्रतिबद्धता है। इसका उद्देश्य इंटरनेट को खुला, स्वतंत्र और तटस्थ बनाए रखना है। इस घोषणा पत्र का लाभ 60 देशों संगठनों ने हस्ताक्षर किए हैं। इसमें अमेरिका, यूरोपीय संघ, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा और फ्रांस शामिल हैं। भारत, चीन और रूस उन बड़े देशों में शामिल है जो इस घोषणा का हिस्सा नहीं है। तो यह ध्यान रखिएगा कि भारत इसका हिस्सा अभी नहीं है। इसके पहले द रिटर्न ऑफ डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म इंटरनेट शटडाउन शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी। इस रिपोर्ट में निम्नलिखित तथ्यों को रेखांकित किया गया था। तो क्या क्या था देख लेते हैं। इंटरनेट शटडाउन करने वाले देशों की संख्या 2020 के 29 से बढ़कर 2021 में 34 हो गई। भारत 2021 में लगभग चौथे वर्ष इंटरनेट शटडाउन लाने वाले शीर्ष देश रहा। तो भारत इसमें शीर्ष देश रहा, यह ध्यान रखिएगा। भारत में बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 पर भी हस्ताक्षर नहीं किया है। बुडापेस्ट कन्वेंशन के तहत डेटा साझा करने वाले प्रावधान राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्लंघन करते हैं। वर्तमान में यह साइबर अपराध और इलेक्ट्रॉनिक साझा पर कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र बहुपक्षीय कन्वेंशन है। भारत में इंटरनेट शटडाउन से संबंधित प्रावधान, तो कौन कौन सा प्रावधान है आइए देख लेते हैं। वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं का निलंबन, इंटरनेट शटडाउन सहित भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 के तहत अधिसूचित दूरसंचार सेवा अस्थायी निलंबन, लोक आपात और लोक सुरक्षा नियम 2017 द्वारा शासित है। 2017 के नियम लोक आपात स्थिति के आधार पर किसी क्षेत्र में दूरसंचार सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का प्रावधान करता है, एक बार में 15 दिन तक। संयुक्त राष्ट्र ने गंभीर परिणामों की चेतावनी देते हुए देश से इंटरनेट शटडाउन से बचने का आह्वान किया है। अगला टॉपिक है विश्व बैंक का वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक्स वर्ल्ड वाइड गवर्नेंस इंडेक्स WGI। विश्व बैंक के WGI के विश्लेषण में भारत के स्कोर सभी संकेतकों में उसके समकक्षों के मुकाबले काफ़ी कम है। यह विश्लेषण भारत की सॉवरेन रेटिंग के लिए एक प्रमुख आधार है। WGI के बारे में देख लेते क्या क्या दिया हुआ है। तो WGI रिपोर्ट 1996 से 2020 की अवधि में 200 से अधिक देशों और राज्य क्षेत्रों के लिए समग्र एवं व्यक्तिगत अभिशासन संकेतकों गवर्नेंस इंडिकेटर्स के बारे में सूचना देती है। ये संकेतक शासन के 6 आयामों पर आधारित हैं। इनमें सर्वेक्षण के माध्यम से औद्योगिक और विकसित देशों में बड़ी संख्या में उद्यम, नागरिक तथा विशेषज्ञों की सामूहिक राय को शामिल किया गया है। WGI के तहत गवर्नेंस या अधिनियम के 6 आयाम कौन कौन से देख लेते। तो पहला है लोगों की आवाज़ और उनके प्रति जवाबदेही, दूसरा हिंसा आतंकवाद की अनुपस्थिति और राजनीतिक स्थिरता, तीसरा है सरकार की प्रभावशीलता, चौथा
विनियामक गुणवत्ता, पाँचवा है विधि शासन और छठा है भ्रष्टाचार पर नियंत्रण। यह 6 WGI के तहत गवर्नेंस या अभिशासन के 6 आयाम हैं। इसका प्रकाशन अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक वर्ल्ड प्रेस फेडरेशन फ्रीडम इंडेक्स WPFI 2021। तो इसका प्रकाशन एक गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स RSP के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यह सूचकांक प्रत्येक देश में पत्रकारों, संचार संगठनों और नेटिजन्स की स्वतंत्रता की सीमा को रेखांकित करता है। साथ ही ऐसी स्वतंत्रता का सम्मान करने के लिए सरकार के प्रयासों पर भी प्रकाश डालता है। इसमें रैंकिंग 0 से 100 तक के स्कोर पर आधारित होता है। इसमें 100 का सर्वोत्तम स्तंभ स्कोर प्रेस की स्वतंत्रता का उच्चतम स्तंभ और 0 सबसे खराब माना जाता है। मूल्यांकन मानदंड में 5 संकेतक शामिल है, जिसमें राजनीतिक संदर्भ, कानूनी ढांचा, आर्थिक संदर्भ, सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और सुरक्षा। 2022 के सूचकांक में भारत 180 देशों में से 150वें स्थान पर है। पिछले वर्ष भारत 142वें स्थान पर था। अगला न्यूज़, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन रिपोर्ट 2021, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस डिलीवरी असेसमेंट NESDA 2021 रिपोर्ट। तो यह न्यूज़ में क्यों रहा देखते हैं। तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के तहत प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG ने 2019 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन NESDA का गठन किया था। इसका उद्देश्य ई गवर्नेंस सेवा वितरण की गहराई और प्रभावशीलता पर राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा केंद्रीय मंत्री का आकलन करना है। ई गवर्नेंस सरकार के सभी स्तरों पर सूचना और संचार प्रौद्योगिकी ICT का उपयोग है। यह नागरिकों, व्यवसायों और सरकार के अन्य अंगों के मध्य परस्पर संबंधों में बदलाव लाने पर केंद्रित है। NESDA एक निश्चित अवधि में किए जाने वाला आकलन है। इसका उद्देश्य नागरिकों को ऑनलाइन सेवाओं के वितरण में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार की प्रभावशीलता में सुधार करना है। इसने 2021 में नॉस्कॉम तथा KPMG इंटरनेशनल लिमिटेड के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DARPG में आयोजित किया गया था। मूल्यांकन के 4 मुख्य मापदंड हैं। कौन कौन से। तो पहला पहुंच है, दूसरा सामग्री उपलब्धता है, तीसरा उपयोग में आसानी और सूचना की सुरक्षा तथा चौथा हो जाएगा केंद्रीय मंत्रालय के पोर्टलों के लिए गोपनीयता। अगला न्यूज़ था जनगणना कस्बे मतलब सेंसर टाउन्स। मेघालय सरकार ने राज्य के जनगणना कस्बों में मनरेगा कार्यक्रम शुरू किया। जनगणना कस्बे ऐसे क्षेत्र होते हैं जिन्हें राज्य सरकारें एक कस्बे के रूप में परिभाषित नहीं करता, हालांकि ये शहरी विशेषताओं से युक्त होते हैं। इन कस्बों के वर्गीकरण में अस्पष्टता मौजूद होने के कारण ये ना तो शहरी योजनाओं का और ना ही ग्रामीण योजनाओं का लाभ प्राप्त कर पाते हैं। जनगणना कस्बों को परिभाषित करने के लिए 3 शर्तें हैं। कौन कौन सा। तो इसकी जनसंख्या 4000 से या इससे अधिक होनी चाहिए। इसका जनसंख्या घनत्व कम से कम 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए और 75% से अधिक पुरुष गैर कृषि कार्य में का हिस्सा होना चाहिए। अगला न्यूज़ है ई गवर्नमेंट सर्वे 2022। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग ने ई गवर्नमेंट सर्वे 2022 द फ्यूचर ऑफ डिजिटल गवर्नमेंट जारी किया है। यह सभी 193 सदस्य देशों में डिजिटल सरकार की स्थिति का आकलन करता है। मुख्य निष्कर्ष क्या है। तो भारत ई गवर्नेंस डेवलपमेंट इंडेक्स में 105वें और ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में 61वें स्थान पर है। 2020 में भारत की रैंकिंग इन दोनों सूचकांकों में क्रमशः 100 और 29 थी। ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट इंडेक्स में डेनमार्क प्रथम स्थान पर है। जापान ई पार्टिसिपेशन इंडेक्स में प्रथम स्थान पर है। तो भारत के रैंक ध्यान रखना 105 और ई पार्टिसिपेशन में 61 है और इसमें डेनमार्क प्रथम स्थान पे है और जापान ई पार्टिसिपेशन में प्रथम स्थान पे है। व्यक्तिगत आधार पर्सनालिटी राइट्स PR। यह न्यूज़ में क्यों रहा। तो देखते हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रसिद्ध हस्तियों के नाम, छवि और आवाज़ के गैर कानूनी उपयोग को रोकने के लिए एक अंतरिम आदेश पारित किया है। इस प्रकार इस आदेश से व्यक्तिगत अधिकारों का मुद्दा उजागर हुआ है। व्यक्तिगत किसी व्यक्ति को निजता या संपत्ति के अधिकार के तहत उसके व्यक्तित्व की रक्षा करने के आधार को संदर्भित करता है। व्यक्तित्व अधिकार उन प्रसिद्ध व्यक्तित्वों
और मशहूर हस्तियों के अधिकार हैं जिनका नाम, आवाज़, हस्ताक्षर या किसी अन्य व्यक्तित्व विशेषता का व्यावसायिक मूल्य है। व्यक्तित्व अधिकार बड़े पैमाने पर जनता को लामबंद और प्रभावित कर सकता है। अगला न्यूज़ है सरकारी विज्ञापन, गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 44वें शतरंज ओलंपियाड के विज्ञापनों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों को शामिल करने का निर्देश दिया। कॉमन कॉज बनाम भारत संघवाद 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने विज्ञापनों पर होने वाले सरकारी खर्चे के तरीके को विनियमित करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी विज्ञापन नीति पर NR माधव मेनन समिति की गठन किया था। इस समिति का सुझाव के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी विज्ञापनों में राजनीतिक दल के प्रतीक, लोगो या झंडे का उपयोग करने से अनिवार्य रूप से बचा जाना चाहिए। इन विज्ञापनों में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की तस्वीरों का ही उपयोग किया जाना चाहिए। अगला न्यूज़ है रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। विश्व बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में सुधार के बाद अब सरकार का ध्यान रूल ऑफ लॉ इंडेक्स के बेहतर स्कोर प्राप्त करने पर है। इस सूचकांक में वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट WJP प्रकाशित करता है। इस सूचकांक को WJP अमेरिका स्थित एक नागरिक समाज समूह है। 2022 में रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में भारत 140 देशों में 77वें स्थान पर था। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स का निर्धारण 8 कारकों पर आधारित है। कौन कौन से 8 कारक है? तो सरकारी शक्तियों का उपयोग में बाध्य, भ्रष्टाचार की अनुपस्थिति, सरकार का खुला स्वरूप, मौलिक अधिकार और कानून व्यवस्था और सुरक्षा, विनियामक प्रवर्तन, नागरिक न्याय तथा आपराधिक न्याय। अगला न्यूज़ है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड। नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL ने अपने डिजिटल डॉक्यूमेंट एक्सक्यूशन DDE प्लेटफॉर्म के माध्यम से 1 मिलियन लेन देन प्रोसेस किया है। NESL भारत की पहली सूचना उपयोगिता इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है। यह दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता IBC 2016 के तहत भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI का IBI में पंजीकृत है। NESL की प्राथमिक भूमिका वित्तीय या परिचालन लेन देन द्वारा प्रस्तुत तथा ऋण के पक्षकारों द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किसी भी ऋण दावे से संबंधित जानकारी रखने वाले कानूनी साक्ष्य के भंडार के रूप में कार्य करना है। तो यहाँ पे यह न्यूज़ भी समाप्त होता है। इसके साथ ही यह पूरा बुक जो कि हम पिछले 8 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट कर रहे थे वह यहाँ पे समाप्त हो जाता है। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने 8 वीडियो लेक्चर देखे होंगे। अगर नहीं देखें तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। इस वीडियो के ख़त्म होते ही आप लोग उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं या आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में आपको यह पूरे बुक का विवरण मिल जाएगा। और भी कई ऐसे किताब है जो हम लोगों ने पढ़ा है, जैसे घटनाचक्र है, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, BPSC जो कि बिहार स्पेशल है वो हम लोग ख़त्म किया है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम और अच्छे वीडियो आपके लिए बना सकें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों तक जो कि इस तरह के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और जिसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए आप। और आपसे अनुरोध है कि आप लाइक बटन को दबाएं और हमें बताएं कि आप लोग हमें कितना प्यार करते हैं। तो मैं फिर से आपसे ये अनुरोध करूँगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। और आप लोग कमेंट सेक्शन में यही बता सकते हैं कि इसके बाद हम लोग कौन सा बुक जो कि PT 365 है, मतलब कौन सा और PT 365 है जो हम लोग कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे यह राज्य व्यवस्था आज पूरी तरह से समाप्त हो गया, तो इसके बाद कौन सा बुक कंप्लीट करें या आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइए ताकि आपके कमेंट को हम और भी अच्छे से सुन सकें और उस पर कार्य कर सकें। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो लेक्चर में जिसमें हम लोग कोई और बुक के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।